बात करेंगे ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगाने पर गौर के मुतज़ाद दावे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 43 ममालिक पर पाबंदी को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। रेड फहरिस्त में हर किस्म के सफर पर पाबंदी होगी, ऑरेंज लिस्ट में महदूद वीजा की इजाजत होगी और येलो लिस्ट के ममालिक की हुकूमतों को अमरीकी हुकाम के खदशात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाएगी। खबररसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 41 ममालिक को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शिमाली कोरिया समेत 10 ममालिक के पहले ग्रुप मुकम्मल वीजा मुअत्तली होंगे। दूसरे ग्रुप में शामिल ममालिक को जुज़वी मुअत्तली का सामना होगा। तीसरे ग्रुप में बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत 26 ममालिक को जुज़वी मुअत्तली के लिए गौर किया जाएगा। इन ममालिक की हुकूमतों को खामियां दूर करने के लिए 60 रोज की मोहलत दी जाएगी। तहम अमरीकी हुकाम की जानिब से अभी तक कोई हतमी पॉलिसी सामने न आ सकी। दराए बुलान कच्ची के इलाके मुश्काफ में दहशत गर्दों की जानिब से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के बाद मुसाफिरों को बाजियाब करवाया। इस वक्त दराए बुलान 8 नंबर टनल के बाहर मौजूद है ब्यूरो चीफ कोयटा, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्ची के इलाके जहाँ पर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दों ने ये वो मकाम है, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो वो जाफर एक्सप्रेस, मुतासरा जो जाफर एक्सप्रेस है वो भी इस वक्त मौके पे मौजूद है। यहाँ पर जो गुज़श्ता दिनों जो ऑपरेशन हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई के बाद जो मुसाफिरों को बाजियाब करवाया और कई घंटों की जो यहाँ पे जो ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद मुसाफिरों को यहाँ से बाजियाब कराने के बाद उन्हें बाहिफाजत यहाँ से मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 36 घंटे तक यहाँ जारी रहा। ये जो टनल है जिसको बताया जा रहा था, जिस टनल के अंदर ट्रेन करीब पहुंची थी, 8 नंबर टनल कच्ची के इलाके में, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। ये टनल मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये वो टनल है जिसके पास ये जाफर एक्सप्रेस पहुँच रही थी। इसी दौरान दहशतगर्दों ने ट्रेन को निशाना बनाया और इस ट्रेन को जहां पे रोक दिया गया, ये अब भी उसी जगह पे खड़ी है। ताहम इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को घेरे में लिए हुए हैं और उनका ये कहना है कि इस वक्त पूरे इलाके का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और इस इलाके को क्लीन स्वीप भी कर दिया गया है। यहाँ पर अब यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ अगर कोई दहशतगर्दों की देखी जाती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर हरकत में आती है। जी, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। पूरी दुनिया को सीट पैक खटक रहा है। कोशिश की जा रही है कि पाया तकमील तक ना पहुंचे। फैसला हुआ जो दहशतगर्द पाकिस्तान में हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो दहशतगर्द भाग कर जाएंगे उनका भी पीछा किया जाएगा। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके हमारी सरजमीन पे हमें असदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाता है और फिर सी पैक, सबसे बड़ी बात कि सी पैक को पूरी दुनिया जो है वो खटक रहा है, सी पैक उनकी आंखों में। तो उस सूरत में भी ये कोशिश की जा रही है कि वो पाए तकमील तक ना पहुंच सकें। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि अगर जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और अगर ये भाग कर अफगानिस्तान जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, जहां जगह जाएंगे उनका पीछा किया जाएगा। एक तरफ ये अंदोनाक वाक़या होता है, पूरी कौम जो अफसुर्दा है, और दूसरी तरफ अपने सियासी मकासद हासिल करने वाले लोगों ने क्या किया, सेम वही बोली जो हिंदुस्तान का मीडिया बोल रहा था। हमें भी उम्र कैद की सजाएं हुई, हमारे लीडरशिप मियां नवाज शरीफ को जिला वतनी हुई, एक दफ़ा नहीं हुई, कई दफ़ा हुई। कि क्या हमने कहा कभी एक अपने इंस्टीट्यूशन को गाली दी, किसी अदालत को गाली दी, किसी फौज को गाली? मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को क्लोज करते हुए कहूँगा पूरी कौम को कि हमारे पास अब भी वक्त है कि हम खड़े हो जाएं अपने सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग का मामला। गवर्नर हाउस लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान का इजलास। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश। इजलास में होने वाली पेशरफ्त पर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी ब्रीफिंग देंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लाहौर यासीन मलिक से। जी यासीन, अहवाल बताइएगा इस इजलास का।
جی بالکل، مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے مابین پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے، اور دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس آج گورنر ہاؤس میں ہونے والا جو اجلاس تھا وہ ابھی کچھ چند منٹ قبل ہی وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کے گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے جو مین مطالبات ہیں ان میں ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کے علاوہ بیوروکریسی میں کے تبادلے اور جو اس کے علاوہ جو ان کے دیگر مطالبات ہیں وہ شامل ہیں، اور اس میں جو صوبائی اتھارٹیز ہیں اس میں نامزدگیاں بھی ان کے مطالبات میں شامل ہیں۔ اور واضح رہے کہ اس سے قبل پنجاب اور گورنر ہاؤس پنجاب میں اور لاہور میں اور اسلام آباد میں متعدد اجلاس ہو چکے ہیں، مگر تمام کے تمام اجلاس جو وہ بے نتیجہ رہے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے گلے شکوے ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں وہ کسی حد تک پورے کوشش کی جائے گی کہ کچھ نہ کچھ پورے کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، پورے کیے جائیں مطالبات۔ بہت شکریہ یاسین آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ 100 ایکڑ رقبے کو دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ یہ یونیورسٹی پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنا مقام حاصل کرے گی۔ 14 اگست 2026 کو یونیورسٹی کا پہلا سیشن فعال ہو جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاحیی آفریدی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم حکومت پاکستان کو منتقل کر دی ہے۔ 100 ایکڑ کا رقبہ وہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا ہے۔ یہ یونیورسٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گی، اور اس دانشگاہ کا جو پیوٹ ہے یعنی مرکزی اس کا نقطہ وہ اپلائیڈ سائنسز ہیں۔ دنیا کی جو ممتاز ترین درسگاہیں ہیں یا MIT ہے، ان سے کم درجے کی یونیورسٹی نہیں ہوگی۔ اگلے سال 14 اگست 2026 کو اس کا جو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائے گا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یاحیی آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ دانش یونیورسٹی کا دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے گا۔ نوجوان دانش یونیورسٹی سے مستفید ہوں گے۔ اس یونیورسٹی کو ایڈوانس اپلائیڈ سائنس ریسرچ یونیورسٹی کے طور پر تخلیق کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو نالج اکانومی بنانے جا رہے ہیں، دنیا کے ایڈوانس اداروں کے ساتھ مل کر کام کر سکیں گے۔ یہ منصوبہ 190 ملین پاؤنڈ سے تعمیر کیا جا رہا ہے جو پاکستانی قوم کی امانت تھی جسے برطانوی کرائم ایجنسی کے ذریعے لایا گیا۔ ماضی کی حکومت نے اس پیسے کو غلط استعمال کیا تھا۔ دانش اسکولوں سے ایسی کامیاب کہانیاں نکلیں کہ ان بچوں اور بچیوں نے آسمانوں کی بلندیوں کو چھوا۔ دانش اسکول کے بعد آج دانش یونیورسٹی اس ویژن کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک نالج اکانومی بنانے کے لیے ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو پاکستان کو انڈسٹریل ریولوشن 4.0 اور انڈسٹریل ریولوشن 5.0 کے لیے نہ صرف تیار کرے گا بلکہ وہ افرادی قوت فراہم کرے گا۔ اس کو پاکستان میں ایک ایڈوانسڈ اپلائیڈ ریسرچ یونیورسٹی کے طور پہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ اس 190 ملین پاؤنڈ سے تعمیر کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے عوام کی ملکیت تھی، جسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو لٹایا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے۔ دانش یونیورسٹی کا قیام تعلیم کے فروغ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ دانش اسکول کے اگلے مرحلے میں دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ہم نے اب اس جانب قدم رکھا ہے کہ ہم پاکستان میں تعلیم سے
दानिश को कशीद करने की फैक्ट्रियां लगाएं। इस तेज़ रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अगर कोई नहीं बदला तो वो जिसने खुद को बदलने का इरादा भी ना किया हो, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था उसके साथ भी कि हम इल्म के रास्ते में, दानिश के रास्ते से उन अहदाफ को जिसके लिए कि दरअसल ये मुल्क बनाया गया, जिसको मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनना था और उसको मॉडल बनना है। दानिश स्कूल के अगले मरहले में ये स्कूल से पढ़े हुए बच्चों के जो तरबियत होगी उनके लिए अब हम इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में ला रहे हैं। आज उसको हम देखने भी आए हैं, इरादे की बुनियाद आज रख रहे हैं, आने वाले वक्त में आके इसकी बाकायदा बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर कहते हैं कि इस बजट में अवाम को टैक्स रिलीफ मिलेगा। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है, हमें अपनी शरह नमू में इजाफा करना होगा। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से सनतों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। Prime Minister feels very strongly that investment will start first from Pakistan, then the foreign investor will come. It is very difficult for the foreign investor to come and invest in Pakistan when the domestic investor is not investing in Pakistan. कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये स्टेट बैंक के कंट्रोल में है, बट वो उम्मीद करते हैं कि ये और कम आएगा because there is a lot of difference between the interest rate with CPI and the policy rate. आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर बड़ी पेशरफ। मौसमियाती तब्दीलियों पर भी मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। $1 अरब की आइंदा किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत की गई है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब कर्ज की आइंदा किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। आलमी मालियाती फंड के मिशन के दौरे पाकिस्तान का एलामिया भी जारी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे में लागत कम करने और बेहतरी लाने के अलावा माशी तरक्की की शरह बढ़ाने और सेहत आम्मा की बेहतरी के लिए भी बातचीत की गई। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तालीम के फरोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, जिसके नतीजे में बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की है और पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जों को कम करने के लिए सख्त माशी इक़दाम किए। महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई है। बिजली की पैदावारी लागत को कम करने के लिए इस्लाहात की गई हैं, जबकि माशी शरह नमू को बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया गया। एलामिया के मुताबिक क्लाइमेट रिफॉर्म्स एजेंडे पर मुज़ाकरात किए गए और पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF एलामिया पर गैर रस्मी रद्द अमल में कहा कि प्रोग्राम अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। IMF वफ़द से बातचीत मुस्बत रही। वफ़द ने माशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। IMF वफ़द से बातचीत जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से मुस्बत नतीजा मिलेगा। बात करेंगे कराची में एक रोज के दौरान फी किलो चीनी 10 रुपए सस्ती हो गई। जोड़िया बाजार होल सेल मार्केट में फी किलो चीनी 168 रुपए से कम होकर 158 रुपए हो गई। चेयरमैन कराची ग्रॉसर्स एंड होल सेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि चीनी की कीमतों में मजीद कमी होगी। क्रैक टाउन से एक्स मिल कीमत कम होकर 155 रुपए हो गई। मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है, चीनी एक्सपोर्ट नहीं होगी। मुस्तफ़ा कत्ल के CIA पुलिस ने 63 लैपटॉप्स FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिए। FIA के मुताबिक लैपटॉप्स का डाटा और रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये CIA पुलिस ने 63 लैपटॉप जो हैं वो FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले किए हैं। FIA हुकाम कहते हैं कि इन लैपटॉप्स के अंदर से तमाम जो डेटा है वो डिकोड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड इसमें से डिलीट किया गया होगा माजी में, वो भी फॉरेंसिक डिवीजन जो है हमारी वो रिकवर करेगी। तो तमाम जांच जो है वो लैपटॉप से शुरू कर दी गई है। कॉल सेंटर्स के अंदर इन लैपटॉप से क्या क्या काम होता रहा है, कितने पैसे और अकाउंट्स बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ ये पैसे किन किन अकाउंट्स में गिराए जाते थे, उस तमाम तफसीलात जो है वो FIA ब्रीफ रिपोर्ट जो है वो मरतब कर रही है। इसके साथ साथ
جانچ کے بعد وہ بھی FIA سائبر کرائم ونگ کے حوالے کر دیے جائیں گے. حکام کا کہنا ہے کہ تمام ایک بریف انویسٹیگیشن کال سینٹر کے حوالے سے اور جو تمام تر ڈیٹا یہاں پہ اکٹھا کیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. بلال بہت شکریہ آپ کا.